आदाब। खबर दोपहर में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। खबर दोपहर में आज का मौजू है रोजा और कोरोना वैक्सीन। दरअसल आज से रमजानुल पाक का पहला रोजा रखा जा रहा है। फर्जंदाने तौहीद ने पहला रोजा रख लिया है और रोजे रखने के साथ ही सवाल ये उठने लगे थे कि क्या रोजे के दरमियान कोरोना का वैक्सीन यानी कोरोना का टीका लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है। लोगों में यानी अवाम में खदशात कई तरह के देखे गए, जिसके बाद हमने देखा है कि फतवा जारी हुआ इस हवाले से। वो फतवा क्या कुछ कहता है, कई खास मेहमान भी हम साथ जुड़ेंगे क्योंकि कोरोना का लहर जो है वो जारी है। बहुत ज़्यादा केसेज आज सामने आए हैं। 1,84,000 तक का ये आंकड़ा पहुंच चुका है, जिसके बाद तशवीश में लोग मुब्तला होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ रियासतों में हम देख रहे हैं कि कर्फ्यू जैसी सूरत हाल और कर्फ्यू नामी लॉकडाउन लगाने की शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र इसमें सरफहरिस्त है। वहीं गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में भी हालात नागुफ्ताबह हैं। तो मध्य प्रदेश के भी हाल कुछ ठीक नहीं है। इस बीच रोजे के दरमियान यानी फर्जंदाने तौहीद जो रोजे रखते हैं उस दरमियान क्या कोरोना का वैक्सीन वो लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। कई माहिरीन जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना के वैक्सीन के हवाले से दूसरा मरहला चल रहा है। 10 लाख तकरीबन 11 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन भी इस वक्त हो चुकी है। इस बीच हमने देखा कि कई रियासतों ने इल्जाम भी लगाया मरकजी हुकूमत पर कि उन्हें वैक्सीन की डोजेज नहीं मिल रही हैं, लिहाजा सेंटर्स बंद हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि रमजान मुबारक में रोजे की हालत में क्या टीका लगवाया जा सकता है यानी कोरोना का वैक्सीन लिया जा सकता है या नहीं, इस पर हम आज बातचीत करेंगे। रमजानुल मुबारक का पाक महीना शुरू हो चुका है। आज मुल्क भर में फर्जंदाने तौहीद ने पहला रोजा रखा है। कोरोना वबा के दौरान रोजेदार कोविड गाइडलाइंस पर अमलावरी भी कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना से जंग में कारगर साबित हो रहे कोरोना वैक्सीन को लेकर भी रोजेदार फिक्रमंद थे। ताहम रोजेदारों की फिक्र अब खत्म हो गई है। ये फिक्र इसलिए खत्म हो गई क्योंकि दारुल उलूम फिरंगी महल के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से फतवा जारी किया गया कि कोरोना वैक्सीन इंसान की रगों में जाता है, ना कि पेट में। ऐसे में वैक्सीन लगवाने से रोजा नहीं टूटेगा। साथ ही फिरंगी महल ने कहा कि मुसलमानों को रोजे की वजह से कोरोना टीका लगवाने में ताखीर नहीं करनी चाहिए। मध्य प्रदेश के भोपाल के बाशिंदे की तरफ से ये सवाल किया गया था। उन्होंने कहा था कि कोरोना वबा से बचाव के लिए हाल में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक हमने ली है। दूसरी खुराक के लिए जो वक्त दिया गया है वो रमजान के महीने में पड़ रहा है, लिहाजा क्या वो कोरोना टीका ले सकते हैं। ऐसे में वो जानना चाहते हैं कि क्या रोजे की हालत में कोरोना वैक्सीन की खुराक वो ले सकते हैं या नहीं। इसी सवाल का जवाब देते हुए दारुल उलूम फिरंगी महल के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से फतवा जारी किया गया। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि रोजे की हालत में कोरोना वैक्सीन लेने से रोजा नहीं टूटेगा, इसलिए बेफिक्र होकर कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। इस फतवे पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सरबराह मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली समेत कई उलमा के दस्तखत भी हैं। तो रोजे की शुरुआत के साथ ही सवाल उठने लगे थे कि क्या रोजे की हालत में कोरोना वैक्सीन लगाया जा सकता है या नहीं। तो एक सवाल का जवाब जैसा कि उलमा के सामने पहुंचा, उसके बाद उन्होंने इस हवाले से फतवा जारी किया। इस पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, जुड़ने वाले हैं, जिनका हम तारुफ करा दें अपने नाज़रीन के सामने। मुफ्ती नसरुल्लाह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लखनऊ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप मजहबी रहनुमा हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, डॉक्टर सलमान खालिद साहब, जो कि MD हैं और ये भी हमें लखनऊ से ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले मुफ्ती नसरुल्लाह साहब आपके पास आना चाहेंगे। और अवाम, जाहिर सी बात है, कोरोना के टीका का दूसरा मरहला चल रहा है। इस बीच रोजे की भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत हो गई। इस बीच लोगों में खदशा ये देखने को मिला और देखा जा रहा होगा। तो आज आप न्यूज़ 18 के इस प्लेटफॉर्म से क्या कहना चाहेंगे कि रोजे की हालत में आप कोरोना का टीका यानी कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं? जी, रोजे के दिन शुरू हो चुके हैं। आज पहला रोजा है अल्हम्दुलिल्लाह। और रोजे के दौरान कोरोना की वबा भी चल रही है। इस्लाम में सेहत की जो प्रायोरिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और
हिफ्ज़ान सेहत पर इस्लाम में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तो रोज़े की हालत में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, फ़िक़ही नुक़्ते नज़र से, शरई नुक़्ते नज़र से इसमें कोई हर्ज नहीं है। वैक्सीन ली जा सकती है रोज़े की हालत में, इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता है जी। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो बिला तरद्दुद, बगैर किसी हेजिटेशन के रोज़े की हालत में वैक्सीनेशन करा सकते हैं। जी जी, तो न्यूज 18 अवाम के उन तमाम मसाइल को हमेशा से दूर करता रहा है और न्यूज 18 ने आज इस मौजू का इंतखाब इसलिए किया है चुनांचे रोजे की शुरुआत हो गई है। तो इस हालत में कई लोगों के जहन में दिमाग में ये सवाल था कि क्या रोजे की हालत में वैक्सीनेशन लिया जा सकता है या नहीं, क्योंकि मुल्क में हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में तशवीश ये पैदा हो गई थी लोगों के सामने कि क्या कोरोना वैक्सीन लिया जा सकता है रोजे की हालत में तो नहीं। इस हवाले से फतवा भी जारी कर दिया गया है और हमारे दरमियान मुफ्ती साहब मौजूद हैं। उन्होंने भी इस बात को दोहराया कि कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई रोजेदार ये चाहता है कि वो कोरोना वैक्सीन ले तो रोजा उसका नहीं टूटेगा। हमारे दरमियान डॉक्टर भी मौजूद है, सलमान खालिद साहब, जिनका रुख कर लेते हैं। सलमान खालिद साहब, जहां एक तरफ दूसरे फेज के तहत हम ये देख रहे हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है, तकरीबन 11 करोड़ तक अब तक वैक्सीनेशन दी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हेजिटेशन अभी भी है। अगर रोजे वाले मौजू से छोड़कर भी देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि जिस तादाद में वैक्सीनेशन होना चाहिए उस तादाद में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, लोग नहीं निकल पा रहे हैं, तो आखिर क्यों? आपको क्या लगता है कि कहां पर लोगों में डर है? आप ये मान रहे हैं कि क्या हेजिटेशन है लोगों में या नहीं? बिल्कुल हेजिटेशन बहुत ज़्यादा है। कोरोना का जिस बखूबी के साथ हमारे मुल्क में कोरोना की वैक्सीनेशन का काम चल रहा है उस हिसाब से उसका आउटकम नहीं निकल के आ पा रहा है। कोरोना की वैक्सीन लगने के साथ साथ जो लोगों के अंदर अफवाह फैलाई गई, बहुत तरीके की अफवाह फैलाई जा रही है कि इस वैक्सीन से नुकसान हो जाता है, इससे मरीज शॉक में चला जाता है, उसको बुखार आ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सी अफवाहें लोगों ने सोशल मीडिया पे ज़रूर देखी होंगी। मैं ये समझता हूँ कि हमारे स्टाफ को तकरीबन करीब 50-60 लोग हमारे स्टाफ और हम लोग रोज़ 100-150 लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। आज तक किसी भी बेनिफिशियरी यानी जिसको वैक्सीन लगी है, किसी पे कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है, किसी तरह का रिएक्शन सिवाय इसके कि हल्का फुल्का बुखार ज़रूर आता है। और जहाँ तक रमज़ान का सवाल है, रोज़े की हालत में किसी भी तरीके का इंजेक्शन जो नस में जो आपके रगों में ना जाता हो बल्कि आपके बॉडी के अंदर आपके मांस में जाता है, वो इंजेक्शन बिल्कुल लगाया जा सकता है। ऑलरेडी इस पे फतवे मौजूद है, तो इस इंजेक्शन को लगाने में कोई कबाहत नहीं है। और मेरी तो अपील है आवाम से कि रोज़े की हालत में हैं या ना हो, जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके इस वैक्सीन को लगवा ज़रूर लें। यही एक ऐसी वैक्सीन है जो आगे चल के कुछ दिनों के बाद हमें बचा सकती है। जी, जैसे कि सलमान खालिद साहब, हम ये जानते हैं कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन के अमल की शुरुआत हुई। ऐसे में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हो गया, लेकिन आज भी लोगों में हेजिटेशन है, अफवाहों पर लोग ध्यान दे देते हैं। आखिर क्या वजह है कि लोग नहीं निकल पा रहे हैं? मैडम, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो सोशल मीडिया की अफवाह की वजह से आ रही है। गुमराही बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हम बता नहीं पा रहे हैं लोगों को कि वैक्सीन से कितना फ़ायदा होगा। तो आप ये मानते हैं कि सरकारी सतह पर कहीं ना कहीं कुछ कोशिशें जो हैं जो करनी चाहिए वो उस ज़िम्न में गामजन होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से ये खामियाजा उठाना पड़ रहा है कि जो डर है वो लोगों में अभी भी बरकरार है? बिल्कुल, सरकारी सतह पर जितनी भी कोशिश हो रही है मेरे हिसाब से वो कम है। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हो रही है, लेकिन वो कम है अभी। और जितना ये बताने में जितना वक्त ज़ाय किया जा रहा है कि हम वैक्सीन लगा रहे हैं, उससे ज़्यादा वक्त इस पे लगाया जाए कि हम जो वैक्सीन लगा रहे हैं उससे नुकसान नहीं होगा किसी को, उस पर ज़्यादा फायदा होगा बनिस्बत ये बताने के कि वैक्सीन हम लगा रहे हैं। जी, मुफ्ती नसरुल्लाह साहब, आपके पास आना चाहेंगे इस सवाल के साथ। वैक्सीन के हवाले से तो आपने एक बार फिर से उस बात को दोहराया, लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या टेस्ट भी रोजे की हालत में कराया जा सकता है? अवाम के जहन में अब ये होगा कि चलिए फतवा इस हवाले से आ गया, तो क्या टेस्टिंग भी हो सकती है रोजे की हालत में? हाँ, रोजे की हालत में कोरोना का टेस्ट कराने में भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जब वैक्सीनेशन में कोई हर्ज नहीं है, जिसमें दवा जिस्म के अंदर जाती है उसकी इजाजत है, तो टेस्ट में तो खून बाहर निकलता है। खून बाहर निकलने से रोजे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
इसलिए रोजे की हालत में कोरोना का टेस्ट कराना बिल्कुल जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लोगों को चाहिए कि बगैर किसी हेजिटेशन के रोजे की हालत में अगर उनको जरूरत हो तो वो टेस्टिंग भी करवा सकते हैं। क्या आप लोगों से कहना चाहेंगे, क्योंकि रोजे की शुरुआत हो गई माशाल्लाह, और इस बीच हम देख रहे हैं कि लोगों में जो खदशात थे वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी दूर होते हुए दिखाई दे, लेकिन आप बावाज़े बुलंद लोगों से क्या अपील करेंगे कि माह रमजान तो चल रहा है, आप खुशू और खुजू के साथ इबादत में अपना वक्त गुजारें और कोविड गाइडलाइंस पर अमलावरी करते हुए आप कोरोना टेस्ट करवाएं और वैक्सीन भी लें? जी, तो लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि रमजान का महीना चल रहा है और कोरोना की लहर बहुत ज्यादा तेज रफ्तार के साथ इस वक्त चल रही, तो वो इबादत भी करें, नमाज का भी एहतमाम करें, रोजे का भी एहतमाम करें, लेकिन प्रिकॉशन भी बहुत जरूरी है। इस्लाम में इसकी भी तालीम दी गई है और इसकी भी ताकीद की गई है। तो किसी हाल में प्रिकॉशन न छोड़ें, तदबीर न छोड़ें, एहतियात न छोड़ें, और एहतियात के साथ हर इबादत को, हर अमल को बगैर किसी रुकावट के वो अंजाम दे सकते हैं, और ये उनको जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, और इसी ज़िम्न में हमने देखा कि मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ रियासती सरकारों ने इस ज़िम्न गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद लोगों की मस्जिदों में ना दिखाई दे। इस हवाले से SOPs पर अमल दरामद करने की आवाम से अपील की गई है। सलमान खालिद साहब, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वैक्सीन क्या ये भी एक पहलू है, आपको लगता है कि डर की वजह ये भी है कि वैक्सीन के बाद भी जिन्होंने वैक्सीन लिया उसके बाद भी उनकी अमवात हो रही है या फिर दोबारा वो फिर से कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या एक ये भी पहलू हो सकता है लोगों में ज्यादा तादाद का ना दिखना कोरोना वैक्सीन को लेने को लेकर? नहीं, ऐसा होता है कि जब वैक्सीन हम लगवाते हैं तो वैक्सीन की जब दूसरी डोज लग जाती है उसके 15 से 20 दिन के बाद बॉडी में एंटीबॉडी पूरी होती है। उससे पहले एंटीबॉडी नहीं बनती है। मतलब एक वैक्सीन लगेगी, उसके 6 हफ्ते के बाद दूसरी वैक्सीन लगेगी, उसके भी 2 हफ्तों के बाद, यानी 6 और 2 8 हफ्तों 2 महीने के बाद हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनेंगी जो कोरोना के वायरस से लड़ने के लिए मुफीद होंगी। तो इन 2 महीने तक जब तक एंटीबॉडी बन नहीं जाएंगी हमें एहतियात रखना बहुत जरूरी होगा, और उसके बाद भी जब हम वैक्सीन लगवा चुके हैं और 2 महीने गुजर जाएं उसके बाद भी एहतियात रखना इसलिए जरूरी होगा कि ये जो इस वक्त नई दूसरी लहर आई है, ये दूसरा जो लहर है कोरोना की, इसके वायरस में म्यूटेशन हो गया, ये म्यूटेंट वायरस है। हमने जो वैक्सीन लगवाई है वो दूसरे वायरस की है, लेकिन अभी तक जहां तक आपने जैसे कहा कि मौत हो रही, ये बात सही है कि लोगों ने वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों को इन्फेक्शन जरूर हुआ है, कोविड पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद बहुत कम शाज़ और नाज़िर ऐसे ही कहीं सुनने में मिला होगा कि किसी ने वैक्सीन लगवाई उसके बाद वो पॉजिटिव भी हुआ और उसको कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप हुए और उसकी मौत भी हुई। ऐसा नहीं हुआ है। पॉजिटिव जरूर हुए हैं लेकिन कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं, बहुत कम हुए, शायद 0.1% किसी को कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुए होंगे। इसलिए वैक्सीन बहुत मुफीद है। 2 महीने बाद सही, ये वायरस अभी कहीं नहीं जाने वाला है, अभी बहुत दिन तक रहेगा हम लोगों के बीच में, इसलिए वैक्सीन का लगवाना और साथ में अपनी हिफाजत वायरस से करना, दोनों चीजें बराबर जरूरी हैं। जी, जाहिर सी बात है, और एहतियाती तदबीर को हमेशा इख्तियार करना, ये हर मंच से, अगर मिली रहनुमाओं की बात करें, मजहबी रहनुमाओं की बात करें तो उनकी तरफ से, सियासी रहनुमाओं की बात करें, हालांकि सियासी रहनुमाओं की तरफ से खुद इस तरह की अमलावरी नहीं की जाती है बाज दफा, लेकिन कई मंचों से, कई स्टेज से इस तरह की आवाम से गुजारिश और अपीलें की जाती रही हैं। मुफ्ती नसरुल्लाह साहब, जैसा कि आपने कुछ देर पहले कहा कि कोताही नहीं बरतनी चाहिए, एहतियाती तदबीर इख्तियार करना चाहिए, जैसे कि रोजे की हालत में रमजान माह मुकद्दस का महीना शुरू हो चुका है, ऐसे में लोग बाजारों में ना निकलें ताकि कोरोना वबा उन तक पहुंचे ही ना। इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना के फैलने की एक बहुत बड़ी वजह जो है जी, वो कम्युनिकेशन है, लोगों का आपस में मिलना जुलना है। बिल्कुल। तो अगर वो और माह रमजान में मुफ्ती साहब हम ये जानते हैं कि लोग खरीदारी की वजह से बाहर निकलते हैं और भीड़ भाड़ ज्यादा दिखाई देती है बाजारों में, क्या ताकीद करना चाहेंगे लोगों को आप? देखिए, खरीदारी और करना, शॉपिंग करना, नए कपड़े पहनना, ये
बेहतर है ईद के मौके पे, जरूरी नहीं है। जिंदगी बचाना उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो फर्ज है। तो पहले आप अपनी जिंदगी को बचाएं, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, उस पर आप कंसंट्रेट करें, उस पर तवज्जो दें। और कपड़ों की जहां तक बात है तो वो उसका दर्जा बहुत बाद में आता है। आप अगर समझदार हैं, अक्लमंद हैं, तो आप अपनी जिंदगी पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। कपड़ा हो, खाना हो, कोई और चीज हो, जिंदगी जो है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। तो आप इसको ध्यान में रखें कि आपकी जिंदगी बचेगी तो आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छा से अच्छा खा सकते हैं, सारे शौक पूरे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त है कि आप जिंदा रहें। अगर आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर सारे जो आपकी ख्वाहिशात है आपकी, वो सारी ख्वाहिशात खत्म हो जाएंगी। इसलिए आप अक्लमंदी का सबूत दें और कम से कम खरीदारी करें। एसेंशियल अगर कोई जरूरत हो तभी बाहर निकलें, वरना एहतियात करें, दूर रहें, घरों में रहें और सख्त जरूरत के बगैर बाहर न निकलें। यानी अशियाए जरूरिया हो तभी आप बाहर निकलें, घर से बाहर ना निकलें। और हर बार न्यूज़ 18 उर्दू लगातार अपने आवाम से अपील करता है कि जाहिर सी बात है कोरोना वबा इस वक्त हमें काबू में कर चुका है, लिहाजा हमें उससे बचने की बेहद जरूरत है। और इसके लिए सबसे पहले जरूरी यह है कि एहतियाती तदाबीर किस हद तक हम इख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद कोरोना वैक्सीन और टेस्टिंग का अमल भी इस के तनाजुर में जारी रखें। रुख कर लेते हैं सलमान खालिद साहब का, जो कि डॉक्टर है, हमारे दरमियान मौजूद हैं। सलमान साहब, क्या आप ये समझते हैं कि जब कोरोना वैक्सीन की लगने की शुरुआत हुई उस वक्त ये कहा जाने लगा कि कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है वो लेंदी है, वो प्रोसेस की वजह से भी कोरोना की वैक्सीन लेने को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं खदशा रहता है कि इतना लेंदी प्रोसेस है और फिर वो ऑनलाइन होने की वजह से भी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो ऑनलाइन तरीके अमल को, तर्ज अमल को नहीं जानते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है? मैडम, जब शुरू में हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे पहले लगाई गई थी, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाई गई थी, उस वक्त प्रोसेस जरूर लेंथी था। हाँ। उस वक्त ऐसा होता था कि पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता था, फिर आपको एक डेट दी जाती थी, उस डेट पे आपको अपने मोबाइल पर जो मैसेज आता था उसको लेकर के जाना होता था वैक्सीनेशन सेंटर पे, उसके बाद वैक्सीन लगती थी। लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। आज गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि 45 साल के ऊपर, 45 साल से लेकर के जितने भी लोग हैं सब वैक्सीन लगवा सकते हैं। और उन्होंने 2 तरह के सेंटर बनाए हैं, एक प्राइवेट सेंटर है और एक सरकारी हॉस्पिटल्स हैं। सरकारी हॉस्पिटल में आप अपने आधार को लेकर के जाइए, 5 मिनट के अंदर आपके आधार को लिंक किया जाएगा, आपको एक कार्ड इशू होगा और आप अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। और उसके साथ यही नहीं है, वहां पर वैक्सीन लगवाने के बाद बस आपको आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रुकना है, इतना टाइम लगेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर आप जा रहे हैं जहां पे गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन सेंटर्स बना रखे हैं, वहां पर आप आते हैं, आपको 5 मिनट लगेगा, सिर्फ 5 मिनट लगेगा। आपका कंप्यूटर के ऊपर आपको कोई बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। पहले से बुकिंग कर लें तो वो भी 5 मिनट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप बुकिंग नहीं कर रहे हैं तो आप अपना आधार लेकर के प्राइवेट सेंटर्स पर जाइए, वहां पर आपका आधार लेके लिंक किया जाएगा, 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद आपको वैक्सीन लगा दी जाएगी। ऑब्जर्वेशन में आधा घंटा लगेगा, यानी 35 से 40 मिनट के अंदर आप वहां से बिल्कुल फ्री होकर के अपने घर चले जाएंगे। जी। कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पहले जरूर था। प्रोसेस को लेकर नहीं है। सलमान खालिद साहब, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अब भी मौजूदा वक्त में हम ये देख रहे हैं कि कोरोना हर किसी को हो रहा है, यानी एज और उम्र को लेकर कोई इसमें सरहदें नहीं देखी जा रही हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से जो अभी तक गाइडलाइंस है कि 45 साल से उम्र वाले लोगों को ही अभी तक टीका दिया जा रहा है, कि आपको नहीं लगता, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, हमसे बेहतर तरीके से इस बात को समझ सकते हैं कि ये वक्त आ गया है कि अब एज बार नहीं होना चाहिए, एज बार में इजाफा होना चाहिए? अब मैडम वो वक्त आ गया है जब एज बार बिल्कुल हटा लेनी चाहिए और हर आम आदमी के लिए, बिल्कुल आम आदमी के लिए, सब के लिए वैक्सीन को ओपन कर देना चाहिए। वैक्सीन भी सफिशिएंट है हमारे पास, जैसा कि गवर्नमेंट सरकार कह रही है वैक्सीन सफिशिएंट है। अगर वैक्सीन सफिशिएंट है और उसका प्रोटेक्शन हो रहा है तो एक आदमी को वैक्सीन लगने का समय आ गया है। अगर अभी भी नहीं लगेगी तो कब लगेगी? यही वो वक्त है जिस वक्त हमको हर आदमी को, एक आदमी को, और सरकार को तो चाहिए कि जबरदस्ती करके लगवाना चाहिए। जबरदस्ती का मतलब मेरा ये नहीं है कि जबरदस्ती, लेकिन कुछ इस तरह की चीजें होना चाहिए जिससे आदमी को जरूर लगवाना चाहिए।
तो अब तो समय है कि खोल देना चाहिए सबके लिए। और मेरी अपील है आपके चैनल न्यूज़ 18 के माध्यम से सरकार से कि जितनी जल्दी हो सके 2 दिन 3 दिन के अंदर इसको खोल दें और आम आदमी के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए खोल दी जाए ताकि हम इससे बच सकें। जी, एक डॉक्टर का नुक्ता नजर ये कहता है कि वैक्सीन फॉर ऑल मौजूदा वक्त में होना चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों सरकार इस जिम्न में इकदाम उठाते हुए में देरी क्यों कर रही, क्यों देरी हो रही? मैडम, हो सकता है कि वैक्सीन का प्रोडक्शन, अभी कल एक इन्होंने नई वैक्सीन स्पुतनिक को भी इजाजत दे दी है, तो इसलिए हो सकता है कि अभी वैक्सीन में इतना प्रोडक्शन ना हो, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले थोड़ी सी वैक्सीन में कमी आ गई थी, लेकिन इस वक्त तो सफिशिएंट मिल रही है। हो सकता है कि प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम, कुछ कम हो रही हो, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा ये लोग लगवाएंगे। लेकिन मेरी अपील है कि प्रोडक्शन बढ़े, कुछ भी करें, इंपोर्ट करें। जहां तक कि हम लोग वैक्सीन सारी दुनिया में भेज रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया से हम वैक्सीन ले लें दूसरी जगह से, लेकिन अपने मुल्क के लोगों को जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन दें। बिल्कुल, इस बीच हमने देखा था कि इस पर सियासत भी हो रही थी कि आखिर हमारे मुल्क में उस वक्त जब 6 करोड़ तक वैक्सीनेशन नहीं दी गई थी और उस वक्त 6 से 7 करोड़ बैरूनी ममालिक में एक्सपोर्ट कर दी गई थी, जिसके बाद सियासत ये हो रही थी कि आप अपने मुल्क के लोगों को पहले वैक्सीनेशन दें, फिर उसके बाद दूसरे ममालिक को दें। और साथ ही कीमत को लेकर भी हमने देखा था कि कई सवालात उठे थे, क्योंकि अगर हिंदुस्तान की बात करें, अपने मुल्क की बात करें, तो यहाँ पर 250 तकरीबन इसकी कीमत है, और बकिया ममालिक को जो एक्सपोर्ट की जा रही है उन्हीं कीमत 150 रुपए तकरीबन दी गई, जिसके बाद कई सवालात खड़े हुए। मुफ्ती साहब, आपके पास आना चाहेंगे इस सवाल के साथ। जैसे कि अवाम रोजा अब रख रहे हैं, रोजे के साथ साथ आपने कुछ देर पहले कहा कि एहतियाती तदबीर इख्तियार किया जाना बेहद जरूरी है। ऐसे में मुख्तलिफ रियासतों की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं कि उस पर अमलावरी की जाए। और अगर मजहबी रहनुमाओं की बात करें तो आपको क्या लगता है कि मजहबी रहनुमाओं को भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए कि कोरोना वबा, हालांकि लेते रहे हैं, कि कोरोना वबा को बढ़ने से रोकना होगा, लिहाजा मसाजिद से एक बार फिर से इस तरह के ऐलानात को यकीनी बनाना होगा? जहां तक मजहबी रहनुमा की बात है, तो वो जैसा कि आपने कहा कि वो इसमें एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करने में और आवाम को इस पर उभारने में वो किसी से पीछे नहीं रहे और अब भी नहीं है। मसाजिद में इस पर अमल हो रहा है। अइम्मा हजरात जो हैं, उलमा हैं, मुफ्तियान हैं, वे लोगों को तरगीब दे रहे हैं, लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि वो तदाबीर को इख्तियार करें, दूरी बनाए रखें और जो कुछ वो कर सकते हो अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए उसको ज़रूर करें। उसमें कोई हेजिटेशन न करें, कोई तरद्दुद न करें। तो ऑलरेडी उलमा की तरफ से और अइम्मा की तरफ से ये अपील की जाती रही है और अब भी की जा रही है और आइंदा भी की जाती रहेगी। मसाजिद में इस पर अमल किया जा रहा है। जो गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है। अलबत्ता सरकार से एक बात ये कहनी थी कि सिर्फ सारा फोकस मस्जिद ही पर अगर किया जाए तो ये एक गैर मुनासिब बात मालूम होती है। और जो जगह हैं और जो मकामात हैं वहाँ पर खुली आज़ादी दी गई है, वहाँ पर लोगों का इख्तिलात है, कम्युनिकेशन है, उनके दरमियान बहुत मिलना जुलना है। लेकिन मसाजिद के सिलसिले में हुकूमत का रवैया सख्त होता है, तो इससे कहीं ना कहीं एक गलत जो है वो तासुर जाता है, गलत पैगाम जाता है। तो हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि वो गाइडलाइन जारी करने में और डायरेक्शन देने में कोई भी ऐसा पहलू इख्तियार न करे जिससे डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव का एहसास होता हो, और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए। मुफ्ती साहब, जैसा कि आपने इस बात का जिक्र किया तो इससे मालूम ये होता है कि कहीं ना कहीं आपको इस बात को लेकर फिक्रमंदी नजर आती है, साथ ही साथ आपको लगता है कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। जब एक मजहबी रहनुमा और मुफ्ती को ऐसा लग रहा है तो आम लोग क्या इसी सूरत हाल से गुजर रहे होंगे? बिल्कुल, इस वक्त जो सूरत हाल है, मसाजिद में गाइडलाइन जारी की गई है कि 5 लोग से ज्यादा एक साथ जमा न हो, लेकिन और दूसरे जो पब्लिक पैलेसेस हैं, अवामी जगह हैं, वहाँ पर कोई गाइडलाइन नहीं है, वहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है। लोग खुलेआम आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो इससे गलत
ख्याल लोगों के दिल में आता है, गलत मैसेज इससे जाता है, इसलिए हुकूमत को इस पर कंट्रोल करना चाहिए। जी, तो गलत मैसेज लोगों में ना जाए, हुकूमत को इस जिम्न में ध्यान देने की बेहद जरूरत है, ऐसा कहना है मुफ्ती नसरुल्लाह साहब का, क्योंकि उनका कहना है कि मजहबी मकामात जिसमें अगर मसाजिद की बात करें तो उस हवाले से एडवाइजरी जो जारी की गई है तो वो कहीं ना कहीं भेदभाव की जानिब भी इशारा करता है। सलमान खालिद साहब आपके पास आना चाहेंगे इस सवाल के साथ कि आपको लगता है कि जैसे जैसे कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो रियासती सरकारें और मरकजी हुकूमत है उनकी तरफ से जो एहतियाती कदम और कोविड इंफ्रा की बात की जाए तो आपको लगता है कि काफी है, मुल्क में किसी तरह की कमी नहीं है वैक्सीनेशन के हवाले से, या फिर कोविड के हवाले से हम देख रहे हैं कि लगातार जो हालात हैं वो बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं, हालात वर्स्ट ना हो इसको लेकर आपको लगता है कि सरकार तैयार है? नहीं, इस वक्त का हालात ये है मैडम कि मैं लखनऊ से ताल्लुक रखता हूँ। बिल्कुल, लखनऊ में भी हालात सही नहीं है। जी जी जी, क्योंकि वहां शमशान घाट में भी हमने देखा कि वहां लाशों को लाइनें लगानी पड़ रही है, उनके अहले खाना वहां पर पहुंचे हुए लाइनों में। लखनऊ में पूरा सिस्टम क्रैश हो चुका है। ये जितने भी कोविड हॉस्पिटल हैं उनको कहीं पर कोई बेड खाली नहीं है। अभी तक जो इंफॉर्मेशन कोविड सेंटर को हम लोग देते थे कोविड पेशेंट मिलने के बाद, उसके इंफॉर्मेशन देने के 5-5 दिन के बाद तक कोई मरीज को उठाने वाला नहीं है। दूसरी बात ये कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो लोग होल्डिंग एरिया में रख के उस वक्त तक जब तक कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल पेशेंट नहीं चला जाता उस वक्त तक वो उसका इलाज करते हैं, वहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो और उसके बाद जब मरीज को मरने के बाद उसको लाश गाड़ी या एम्बुलेंस मिलने में 8-8, 10-10 घंटे लग रहे हैं। कब्रिस्तान में, शमशान में 12-12, 18-18 घंटे लग रहे हैं उसको आखिरी रसूमात अदा होने में। बिल्कुल क्रैश कर चुका है सिस्टम। अब इससे ज्यादा और क्या होगा? ये वो वक्त है जब बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। लॉकडाउन लगाना हो, कुछ भी करना हो, जो भी करना हो, बस यही वक्त है जो कर दें, वरना इसके बाद तो अब इसके बाद की क्या सिचुएशन होगी वो तो पता नहीं। ये सिचुएशन ही इतनी वर्स्ट है कि इसी में लग रहा है कि अब इसके बाद सबके हाथ पैर कटे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा शहर के अंदर, क्या होगा स्टेट के अंदर। बिल्कुल, हालात इतने तशवीशनाक बने हुए हैं और ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी मौजूदा सूरत हाल ऐसे हैं तो आने वाले दिनों में हालात क्या होंगे, क्योंकि बेड्स लोगों को नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं। एक डॉक्टर इस तमाम चीजों को करीबी से देखते हैं, उनकी जबानी हम सुन रहे थे। आप दोनों को बेहद आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, साथ ही साथ